जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमपी एकेडमी में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में एमपीपीएससी 2020 के प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस 15 साल के क्वेश्चन पॉलिटी वाले पढ़ने वाले हैं। मतलब कि जो प्रीवियस 15 साल में एमपीपीएससी प्री में पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। दोस्तों यूनिट 6 से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि प्रीवियस क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, क्या पूछा जा रहा है पॉलिटी से। तो ये देखने के लिए आपको ये वीडियो देखना चाहिए। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आपको। हमने इस वीडियो में 2005 आप देख सकते हैं, 2005 में 7 क्वेश्चन आए थे। ये तो इसके 2005 के ये 7 क्वेश्चन यहाँ पर हैं। इसी तरीके से 2005 से लेकर के 2019 में 9 क्वेश्चन आए थे। तो 2019 के 9 क्वेश्चनों सहित टोटल इसमें 15 साल के क्वेश्चन हमने कवर किए हैं दोस्तों। तो बिना देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। दोस्तों जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये है, उच्चतम न्यायालय के मामले में निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया था। तो इसमें यह पूछा गया है कि उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के किस मामले के निर्णय के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उन्नी कृष्णम बनाम आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए दोस्तों। उन्नी कृष्णम बनाम आंध्र प्रदेश वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि शिक्षा को भी मूल अधिकार में शामिल किया जाना चाहिए, जिसके तहत 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। इस केस के बाद ही 36वां संविधान संशोधन 2000 पारित किया गया। तो दोस्तों जो आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया था उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश वाद में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद। ठीक है, तो संविधान संशोधन कौन सा था? यहाँ पर 36वां लिखा है, सॉरी ये है 86वां संविधान, 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002। ठीक है, इसको सही कर लेंगे। 86 है, 36वां नहीं 86वां है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकायों के निर्वाचन का संचालन किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो नगरीय निकाय पूछा है दोस्तों। कौन सा पूछा है? नगरीय निकायों के निर्वाचन का संचालन किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो 243 के आर्टिकल 243 के तहत यह करता है। व्याख्या देख लीजिए। अनुच्छेद 243 के में पंचायत निर्वाचन और 243 जेड ए में नगर पालिकाओं से संबंधित निर्वाचन का प्रावधान दिया गया है। और ये तो आयोग में भी दिया है, तो राज्य निर्वाचन आयोग को आपने अच्छे से पढ़ा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर है, पंचायती राज विषय संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों जो पंचायती राज विषय है आप सभी को पता है, ये राज्य सूची का विषय है। संविधान की व्याख्या है, संविधान की 7वीं अनुसूची और अनुच्छेद 246 के तहत राज्य सूची के विषय क्रमांक 5 के तहत स्थानीय शासन अर्थात नगर निगमों, सुधार न्यासों, जिला बोर्डों, खनन बस्ती प्राधिकारियों और स्थानीय स्वशासन या ग्राम प्रशासन के प्रयोजनों के लिए अन्य स्थानीय प्राधिकरणों का गठन और शक्तियां राज्य विधायिका को दी गई हैं दोस्तों। तो जो पंचायती राज है वो किसका विषय है? राज्य सूची का विषय है। ठीक है, इसके लिए जो अनुच्छेद है वो 246 में, इसका 7वीं अनुसूची और अनुच्छेद 246 में इनका वर्णन किया गया है। फिर है, संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? तो इसमें पूछा गया है कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं। आप सभी को पता है भाग 9 में। ठीक है, भाग 9 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के तहत संविधान के भाग 9 में पंचायतों के बारे में प्रावधान किया गया है। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के तहत संविधान के भाग 9 में पंचायतों के बारे में प्रावधान किया गया है। फिर निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाया? तो दोस्तों ये किया गया था 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार के रूप में आर्टिकल 300 ए, ठीक है, आर्टिकल 300 ए में शामिल किया गया है संपत्ति के अधिकार को। फिर है दोस्तों
भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये किया था जयप्रकाश नारायण ने दोस्तों, जयप्रकाश नारायण ने। व्याख्या पढ़ लेते हैं। एम एन रॉय, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण सभी दलविहीन राजनीति के पक्षधर थे, लेकिन जेपी आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने ही दलविहीन राजनीति के विचार को आम जनमानस तक पहुंचाया था। ठीक है। फिर है, भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बी एस रमा देवी दोस्तों, जो बी एस रमा देवी हैं, ये प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों को निर्धारित करता है? तो आर्टिकल, देखिए जो कैग है, कंट्रोलर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है, ये कैग जो होता है 148 में इसका वर्णन किया गया है। लेकिन इसमें पूछा गया कि इसके कर्तव्यों को, कौन सा आर्टिकल इसके कर्तव्यों को निर्धारित करता है? तो आर्टिकल 149 दोस्तों। ठीक है। कर्तव्य की बात की जाए तो 149, और अगर कैग का वर्णन पूछे तो 148 में किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 149। व्याख्या है, अनुच्छेद 148 से 151 तक कैग से संबंधित है। 149 कैग के कर्तव्य को निर्धारित करता है। नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की अनुशंसा करने वाली समिति का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एल एम सिंघवी समिति। दोस्तों जो एल एम सिंघवी समिति है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की अनुशंसा करने वाली समिति थी एल एम सिंघवी समिति। व्याख्या पढ़ लेते हैं। वर्ष 1986 में 1986 में गठित एल एम सिंघवी समिति की सिफारिशों के आधार पर 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। नेक्स्ट है, अब 2018 में 4 क्वेश्चन आए थे पॉलिटी से दोस्तों, तो इनको अपन पढ़ लेते हैं। ठीक है। स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया था? तो ये जो दोस्तों, ये जो पद है, स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का जो पद है वो 1967 में सृजित किया गया था, जो कि इसमें विकल्प में नहीं दिया गया है, तो ये आयोग द्वारा डिलीट कर दिया गया था क्वेश्चन। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 1967 1967 में संसदीय सचिव पद को सृजित किया गया था स्वतंत्र भारत में। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो देखिए, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 371 के का में नागालैंड है, बिल्कुल सही है। 371 खा में असम है। 370 गा में मेघालय है, तो ये गलत है। ठीक है। 371 गा में क्या है? मेघालय ना होकर के मणिपुर है दोस्तों। तो ये काफी कठिन क्वेश्चन था। आर्टिकल 371 ए में नागालैंड है, 371 बी में असम है, आर्टिकल 371 गा या सी का है, इसमें मणिपुर है, और आर्टिकल 371 डी या घा का है, इसमें आंध्र प्रदेश का वर्णन है। ठीक है। फिर है, लोकसभा से अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा में पूछा गया है अनुसूचित जाति के लिए। तो व्याख्या, लोकसभा में अनुसूचित, इसका राइट आंसर 84 हो जाएगा, 84 सीटें हैं। ठीक है। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या है 84। और अगर मध्य प्रदेश में पूछा जाए तो मध्य प्रदेश में कितनी है? 29। ठीक है। फिर है व्याख्या, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या 84 है, जबकि अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या 47 है। तो ये याद रखने वाली चीज है। लोकसभा में अनुसूचित जाति एससी के लिए कितने हैं? एससी के लिए हो जाएंगी 84 सीटें, और एसटी के लिए हो जाएंगी 47 सीटें। ठीक है। एससी के लिए 84, एसटी के लिए 47 सीटें हो जाएंगी। फिर निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, मतलब ये राज्यसभा सीटें हैं और यहाँ पर दिए गए हैं राज्य। तो आंध्र प्रदेश में 18, इसमें है। उपर्युक्त विकल्पों में आंध्र प्रदेश राज्य के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि आंध्र प्रदेश के लिए राज्यसभा की सीटों की संख्या 11 है, ना कि 18। तो यहाँ पे कितनी है? आंध्र प्रदेश में दोस्तों 11 सीटें हैं राज्यसभा की। बाकी ऑप्शन को देख लीजिए, उड़ीसा में 10 हैं, तमिलनाडु में 18 हैं, और
महाराष्ट्र में 19 है। ठीक है, तो महाराष्ट्र में 19 है, तमिलनाडु में 18 है और उड़ीसा में 10 राज्यसभा की सीटें हैं। जबकि आंध्र प्रदेश में कितनी देखी तो 11 राज्यसभा की सीटें हैं। फिर है 2017 में भी 4 क्वेश्चन आए थे पॉलिटी से। 1919 पहला क्वेश्चन है, 1919 का अधिनियम संबंधित था, सॉरी 1909 का, 1909 का जो अधिनियम था वो किससे संबंधित था, तो ये था पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से। मतलब यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम, मतलब मुस्लिम कम्युनिटी को सेपरेट मताधिकार दिया गया था। सांप्रदायिक मताधिकार की शुरुआत हुई थी 1919 से। इसी को बोलते हैं पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से ये संबंधित था। ठीक है, तो 1909 का अधिनियम मुस्लिम समुदाय के लिए सांप्रदायिक आधार पर पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से था। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं और 1919 वाले को क्या बोलते हैं तो मार्टेंग्यू चेम्सफोर्ड। ठीक है, सुधार 1919 में। इसमें प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया था दोस्तों, इस तरीके से पढ़ेंगे। और 1935 का भी आपको पढ़ना है, भारत शासन अधिनियम, केंद्रों में द्वैत शासन। फिर है मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया। मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया, तो ये किया गया था 42वें संविधान संशोधन में। दोस्तों मूल कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान में वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा पूर्व सोवियत संघ रशिया के संविधान से प्रभावित होकर स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया था। तो दोस्तों जो मूल कर्तव्य हैं वो रशिया के संविधान से लिए गए हैं और स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पर 42वें संविधान संशोधन 1976 में हमारे संविधान में जोड़े गए हैं, आर्टिकल 51A में। ठीक है, फिर है राज्य और केंद्रीय सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है, तो किससे प्राप्त होता है, भारतीय संविधान से। जो राज्य और केंद्रीय सरकार है इनको अधिकार कौन देता है, तो ये भारतीय संविधान देता है। राज्य और केंद्रीय सरकार को भारत के संविधान से प्राधिकार प्राप्त होता है दोस्तों। फिर है निम्नलिखित में से किसे एक दबाव समूह माना जा सकता है, तो लोकसभा के सदस्य नहीं, पंचायत के सदस्य नहीं, मंत्रिमंडल के सदस्य, ये इनमें किसी तरह का दबाव नहीं है। दबाव समूह है मजदूर संघ के सदस्य। दोस्तों उपयुक्त विकल्पों में मजदूर संघ के सदस्यों को एक दबाव समूह माना जा सकता है। फिर 2016 में 6 क्वेश्चन पूछे गए थे पॉलिटी से। ये थे किस संस्था को पिंजरे में बंद तोता कहा गया है, तो दोस्तों पिंजरे में बंद तोता कहा गया है केंद्रीय जांच आयोग को, यानी कि सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता कहा गया है। तो केंद्रीय जांच आयोग सीबीआई नामक संस्था को गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा, गुवाहाटी दोस्तों असम की हाई कोर्ट है, और गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा पिंजरे में बंद तोता कहा गया है। ठीक है, फिर है हम भारत के लोग, बी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है, तो ये भारत संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। इसी से शुरू होती है दोस्तों हम भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य बनाने के लिए, है ना, इस तरीके से पूरी प्रीलियम्स है, यानी कि प्रस्तावना है, जो कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित की गई थी। भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट को दोस्तों संविधान का संरक्षक कहा जाता है। भारतीय संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। 21वां है बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी, तो ये की थी त्रिस्तरीय। दोस्तों जो बलवंत राय मेहता समिति थी इसने पंचायती राज व्यवस्था, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी। व्याख्या देख लेते हैं। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा वर्ष 1957 में की थी एवं भारत में पंचायती राज की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, फिर भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ, तो दोस्तों आप सभी को पता है आंध्र प्रदेश में 1953 में 1953 में भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश था। रामुलु ने इसके लिए अनशन किया था। ठीक है, फिर उनकी मृत्यु भी हो गई थी। फिर भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इसमें देख लेते हैं। इसको ब्रिटिश शासकों ने बनाया था, तो भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 देख सकते हैं, आज़ादी के पहले की बात है, तो इसको ब्रिटिश शासकों ने बनाया था, ये सही है। इसका उद्देश्य भारत में भूमि सुधार प्रक्रिया को बढ़ावा देना नहीं था दोस्तों, जबकि क्या था, भूमि अधिग्रहण करना था।
ठीक है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 भूमि पर कब्जा करने के लिए बनाया गया था ये अधिनियम। इसका उद्देश्य भारत में भूमि सुधार प्रक्रिया को बढ़ावा देना नहीं था। तो इसमें यही बताना था कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो दूसरा कथन सत्य नहीं है। और भी पढ़ लीजिए, यह भारत की संसद के एक अन्य अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया जा चुका है, ये सही बात है। और इसका क्रियान्वयन विवादित हो गया था, ये भी सही बात है। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 को 1894 को ब्रिटिश शासन ने बनाया था। इसका क्रियान्वयन विवादित हो गया था। यह भारत की संसद के एक अन्य अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया जा चुका है, किंतु इसका उद्देश्य भारत में भूमि सुधार प्रक्रिया को बढ़ावा देना नहीं था। इसलिए उपरोक्त प्रश्नानुसार विकल्प भी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट 2015 में 10 क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों, तो 9-10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पॉलिटी से, इसलिए इम्पोर्टेंट है। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1773 में दोस्तों। लूसेंट तो यहीं से शुरू होती है पॉलिटी, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से, है ना। सन 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। इसकी मुख्य बातें इस प्रकार है। कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, और कब की गई थी? 1774 में दोस्तों, ठीक है। तो फर्स्ट एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी कलकत्ता में 1774 में, इसी अधिनियम के तहत। फिर भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? तो ये हुए थे दोस्तों 1952 में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1952 में आम चुनाव हुए थे सबसे पहले भारत में। फिर है, तो व्याख्या पढ़ लेते। वर्ष 1952 में भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रथम आम चुनाव हुए। राज्यसभा का पहली बार गठन 3 अगस्त 1952 को ईस्वी को किया गया था, और प्रथम लोकसभा का गठन 6 मई 1952 को हुआ था। ठीक है। तो प्रथम आम चुनाव कहीं कहीं 1951 भी मिलता है, 51 52 इस तरीके से लिखा मिलेगा आप। अभी 51 इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो 52 सही है। फिर संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? तो संविधान को पवित्र दस्तावेज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है ये, इन्होंने कहा है। व्याख्या भीमराव अंबेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। फिर दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है? तो ये है 52वां संविधान संशोधन। दोस्तों दल बदल निरोधक कानून 52वां संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है। 10वीं अनुसूची, दोस्तों संविधान में 12 अनुसूचियां, उसमें से 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है। यह संविधान में 52वें संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई है, और इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। प्रथम लोकसभा का गठन 6 मई 1952 ईस्वी को हुआ। फिर है भारत में संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बार बार आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है। भारत में संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को कहा गया है। सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख अनुच्छेद 124 ईस्वी में किया गया है, जबकि उच्च न्यायालय का उल्लेख 214 में है। तो 124 124 में है सुप्रीम कोर्ट, और 214 214 में क्या है? हाई कोर्ट। याद रखना है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री तीरथ सिंह ठाकुर हैं। फिर है लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? तो आप सभी को पता है यूएसए से हुआ है लिखित संविधान का प्रारंभ, और अगर ब्रिटेन के संविधान की बात की जाए तो वो लिखित नहीं है। ठीक है। लिखित संविधान का प्रारंभ अमेरिका से माना जाता है। एक लिखित संविधान संवैधानिक निपटान, राजनीतिक प्रणाली और संहिताबद्ध रूप से नागरिकों और सरकारों का अधिनियम है। इम्पोर्टेंट है दोस्तों। फिर तारकुंडे समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो ये किया गया था चुनाव सुधार। तारकुंडे समिति का जो गठन है वो चुनाव सुधार के लिए किया गया था। तारकुंडे समिति का गठन चुनाव सुधार के उद्देश्य से किया गया था। तारकुंडे समिति 1974-75 का गठन स्वतंत्र संस्था सिटीजन्स ऑफ डेमोक्रेसी की ओर से जयप्रकाश नारायण ने चुनाव सुधार हेतु किया था। फिर है वित्त आयोग एवं योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव किसने दिया? तो ये दिया था एम.बी. माथुर ने। एम.वी. माथुर साहब ने दिया था दोस्तों। वित्त आयोग एवं योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव किसने दिया था? एम.बी. माथुर ने। ठीक है, याद रखना इसको। फिर है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीबीडीटी का अध्यक्ष कौन है? तो ये उस टाइम की बात पूछी गई थी
तो यहाँ पर अध्यक्ष कौन होता है ये पूछा गया है, ठीक है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष कौन है ये इसमें पूछा गया है। अध्यक्ष कौन है, लेकिन इसमें तो ऑप्शन ही नहीं दिए है ना, नाम नाम देना चाहिए। तो इसमें लिखा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का वर्तमान अध्यक्ष श्री अरुण कुमार मेहता हैं। टिप्पणी, यह प्रश्न लोक सेवा आयोग द्वारा अमान्य घोषित किया गया तथा प्रश्न पढ़ने से निरस्त कर दिया था, ठीक है। तो सीबीडीटी का अध्यक्ष, बोर्ड का अध्यक्ष कौन है उसका नाम पूछा गया था इसमें। फिर 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य कौन है, तो ये हमारा मध्य प्रदेश है। प्यारा मध्य प्रदेश 73वें संविधान संशोधन का पालन करने वाला पहला राज्य है, यानी कि पंचायती राज को लागू करने वाला पहला राज्य हमारा मध्य प्रदेश है। 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश। 2014 में दोस्तों 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। भारतीय साम्यवादी, पहला क्वेश्चन है, भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन दो दलों में सीपीआई और सीपीआईएम में किस वर्ष में हुआ था, तो ये हुआ था भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन दो दलों में सीपीआई और सीपीआईएम में 1964 1964 में हुआ था दोस्तों। फिर है, किस संविधान संशोधन एक्ट के अंतर्गत मतदाताओं की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी, तो ये था 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन दोस्तों, 61वां संविधान संशोधन 1989 कब हुआ था, 1989 में हुआ था। इसके द्वारा मतदान की जो एज है 21 से घटा करके 18 कर दी गई थी, मतलब कि 18 वर्ष का पूरी करने वाला प्रत्येक नागरिक भारत का हो तो चुनाव, उसको वोटिंग करने का अधिकार, वोटिंग राइट प्राप्त हो जाता है। फिर संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे सरदार पटेल। संविधान सभा द्वारा मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ध्यान रखना मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। व्याख्या है, संविधान द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे, जबकि प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी.आर. अम्बेडकर तथा संघ समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू और संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। फिर है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है, दोस्तों चुनाव आयोग आप सभी को पता है आर्टिकल 324 में इसका वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है। यह संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन से संबंधित उपबंध है। पहले आयोग एक सदस्यीय चुनाव आयोग था, परंतु अक्टूबर 1993 ईस्वी में 3 सदस्यीय आयोग बना दिया गया है। तो 1993 का 3 अंडरलाइन करो और याद रखना 3 सदस्यीय आयोग हो गया है चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन। फिर है, राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो ये भी गलत क्वेश्चन, रॉन्ग हो गया था। राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है। फिर है, भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जो भारतीय जनता बीजेपी है, बीजेपी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे दोस्तों वाजपेयी साहब, ए बी वाजपेयी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए बी वाजपेयी साहब। तो भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष थे ए बी वाजपेयी, ठीक है। फिर भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था, जो भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था है इसका अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था, तो बलवंत राय मेहता समिति। ये 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है। भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन बलवंत राय मेहता समिति द्वारा किया गया था। 2013 में तो 10 क्वेश्चन आए थे दोस्तों पूरे। भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था, तो उच्चतम न्यायालय का जो उद्घाटन है ये हुआ था 28 जनवरी 1950, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है 28 जनवरी 1950 को, ठीक है। 28 जनवरी 1950 को उद्घाटन हुआ था भारत में उच्चतम न्यायालय का। व्याख्या है, भारत में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, तब तत्कालीन कानूनों और न्यायालयों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। इसी के तहत 28 जनवरी 1950 को भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किया गया। इसके पहले न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे, ठीक है, हीरालाल जे कानिया साहब थे। फिर किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय व शक्कर के व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया दोस्तों, तो ये किया गया था चार्टर एक्ट 1833 में।
दोस्तों 1813 में चाय और चीन को छोड़ के बाकी अधिकार समाप्त किए गए थे। और फिर चार्टर एक्ट 1833 में क्या हुआ था कि सभी अधिकार कंपनी से छीन लिए गए थे। फिर है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया है, तो ये 42वां संविधान संशोधन है। दोस्तों लघु संविधान के नाम से जाना जाता है 42वां संविधान संशोधन, जिसमें बहुत ज़्यादा चेंज हुए हैं। तो कब हुआ था? 1976 में। और इसके द्वारा संविधान में व्यापक परिवर्तन किए गए, जिसमें प्रमुख रूप से प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। ठीक है, ये भी पूछा जाता है ये सब शब्द कहाँ से लिए गए हैं, तो फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं। फिर निर्देशक तत्व, जो डीपीएसपी है, नीति निर्देशक तत्व क्या है, तो दोस्तों ये अवाद योग्य है। अवाद योग्य का मतलब होता है कि इनके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में या मतलब न्यायालय का दरवाजा दरवाजा नहीं खटखटा सकते हैं। जैसे कि देखिए मौलिक अधिकार होते हैं, तो मौलिक अधिकारों से का अगर हनन हो रहा है तो आप इसके लिए जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लेकिन डीपीएसपी के लिए नहीं जा सकते हैं। नीति निर्देशक तत्व अवाद योग्य नॉन जस्टिबल हैं, अर्थात इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। फिर है केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनी विधायिका लाया, तो ये 1919 का जो एक्ट है, 1919 का एक्ट द्विसदनी विधायिका को लाया केंद्र में। 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई, जिसमें प्रथम राज्य परिषद तथा दूसरी केंद्रीय विधानसभा थी। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के सामाजिक आधार में सम्मिलित नहीं है, तो यह भी व्यापारी वर्ग। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी के सामाजिक आधार पर सम्मिलित नहीं है, तो देखिए कृषि और औद्योगिक क्षेत्र, मजदूर, ये हैं, शिक्षित वर्ग है, युवा वर्ग है, लेकिन व्यापारी वर्ग नहीं है, याद रखना है। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के सामाजिक आधार में व्यापारी वर्ग सम्मिलित नहीं है, किंतु कृषि और औद्योगिक क्षेत्र के मजदूर, शिक्षित वर्ग, युवा वर्ग आदि कम्युनिस्ट पार्टी के पक्षधर हैं। मौलिक अधिकार क्या है दोस्तों, तो मैं इसको बता चुका हूँ। डीपीएसपी क्या है? अवाद योग्य। लेकिन जो मौलिक अधिकार हैं ये वाद योग्य हैं। इनको लागू करने के लिए या इनके खिलाफ शिकायत करने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो मौलिक अधिकार वाद योग्य जस्टिफेबल हैं। यह भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं, अर्थात किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकार के हनन के संबंध में न्यायालय में रिट लगाई जा सकती है। फिर है PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो इसका फुल फॉर्म ही तो बताना था, तो पहला ही सही है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। PN भगवती का नाम याद रखना दोस्तों, उन्होंने लागू किया था भारत में। फिर 2012 में 6 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, 2012 में दोस्तों कितने क्वेश्चन आए थे? 6। चलिए दोस्तों 2012 के 6 क्वेश्चन हम देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का महालेखाकार कार्यालय AGMP निम्नांकित में से किस शहर में स्थित है, तो ये है बी, ग्वालियर में। ठीक है, जो मध्य प्रदेश का महालेखा कार्यालय है वह स्थापित है ग्वालियर में। मध्य प्रदेश का महालेखाकार कार्यालय ग्वालियर में स्थित है। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित है एवं उच्च न्यायालय की खंडपीठ इंदौर व ग्वालियर में स्थित है। फिर है निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है, तो ये बताना है। इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, तो दोस्तों आपको संविधान सभा के बारे में गलत कथन बताएं। ठीक है, इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उसमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी, ये बिल्कुल सही है, प्रारूप समिति बहुत ही महत्वपूर्ण थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। फिर है अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन पार्सियों की सभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया, ये भी सही बात है दोस्तों। फिर है इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था, तो ये गलत है। ठीक है, वयस्क मताधिकार के आधार पर इसका निर्वाचन नहीं किया गया था। फिर है सब चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वें अनुसूची पर आधारित थी। कर संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित कर दिया था, तो ये सही है। इसमें हमको बताना था कि कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए गलत हो जाएगा। व्याख्या पढ़ लेते हैं। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया। संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 निश्चित की गई, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 कमिश्नर क्षेत्रों के तथा 93 देसी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल थे। फिर है निम्नलिखित में से दलीय व्यवस्था किस एक व्यापक व्यवस्था का अंग है,
तो जो दलीय व्यवस्था है वो किस व्यापक व्यवस्था का अंग है दोस्तों? यह है राजनीतिक व्यवस्था का। ठीक है, दलीय व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था का व्यापक अंग है, जिसके तहत एक संवैधानिक व्यवस्था होती है। इसमें एक दलीय या बहुदलीय व्यवस्था हो सकती है, जिसके तहत मुख्य पार्टी शासन करती है। फिर रेलवे जोन के लिए संसद सदस्यों की सलाहकार समिति निम्नलिखित में से किसके द्वारा गठित की जाती है? तो संसदीय मामलों का मंत्रालय। ठीक है, रेलवे जोन के लिए संसदीय सदस्यों की सलाहकार समिति संसदीय मामलों के मंत्रालय द्वारा गठित की जाती है। संसदीय मामलों का मंत्रालय द्वारा रेलवे जोन के लिए संसद सदस्यों की सलाहकार समिति गठित की जाती है। वर्तमान में भारत में 18 रेलवे जोन हो गए ना, 17 नहीं, अब कितने 18 रेलवे जोन है। 17वां रेलवे जोन मेट्रो कोलकाता है। निम्नलिखित में से कौन प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे? तो आप सभी को पता है, जो जीबी मावलंकर हैं, यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर प्रथम लोकसभा स्पीकर थे। व्याख्या है, संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करती है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष श्री जीबी मावलंकर एवं उपाध्यक्ष श्री अनंत सैनम थे। प्रथम लोकसभा का कार्य 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक रहा। ठीक है, तो उपाध्यक्ष को भी याद रखना है, अनंत सैनम। फिर है, पिछले दिनों किस देश की संसद ने नए संविधान के गठन हेतु संविधान सभा को छह माह का विस्तार दिया? तो ये है नेपाल। दोस्तों, नेपाल की संसद ने नए संविधान के गठन हेतु संविधान सभा को 6 माह का विस्तार दिया है। 2011 में 17 क्वेश्चन दोस्तों, 17 मतलब कि मैक्सिमम क्वेश्चन सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए 2011 में तो पॉलिटी से क्वेश्चन आए थे। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। ये तीसरी बार आया है। ठीक है, किस वर्ष में संसद ने भारतीय संविधान को अपनाया था? तो 1950, 26 जनवरी 1950 को संसद ने भारतीय संविधान को अपना लिया था। ठीक है, पढ़ लेते हैं। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। इसका निर्माण एक संविधान सभा ने किया था। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार कर लिया था। फिर है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये होती है संसद के प्रति। ठीक है, पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी होती है मिनिस्टर ऑफ काउंसिल, मंत्रिपरिषद। संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन व सलाह देने हेतु एक मंत्री परिषद होती है, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा की निश्चित सदस्य संख्या कितनी है? तो यह है 545। ठीक है, 545 है दोस्तों। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है। इन सदस्यों में 530 सदस्य 28 राज्यों से, 13 सदस्य 7 केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं तथा 2 सदस्य आंग्ल भारतीय वर्ष के प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। फिर है, राज्यसभा की निश्चित तो 250 है, आप सभी को पता है। राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या क्या है? 250, 250। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। वर्तमान में यह सदस्य संख्या 245 है। इसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। शेष 233 सदस्य संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर राज्यसभा कैसे भंग होती है? राज्यसभा कैसे भंग होती है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब राज्यसभा कभी भी भंग नहीं हो सकती दोस्तों। ठीक है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है, जो 1/3 सदस्य हैं, 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसमें 12 अनुसूचियां शामिल हैं दोस्तों। 395 अनुच्छेद हैं और 22 भाग हैं। फिर है, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? भारतीय संविधान कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? तो स्वतंत्रता का अधिकार देता है, धर्म पालन करने का अधिकार देता है, समता का अधिकार देता है, लेकिन समान आवास का अधिकार नहीं देता है। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब भारतीय मुल्कों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, जिसमें समान आवास का अधिकार शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है?
तो कोई जो कानूनी विधेयक है वो किस पटल पर रखा जा सकता है? दोनों सदन में से एक पटल पर, ठीक है, किसी भी पटल पर, यानी कि लोकसभा में भी रख सकते हो आप, राज्यसभा में भी रख सकते हो, लेकिन पारित दोनों में होना चाहिए। फिर है निम्न में से कौन सा तो इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार कोई कानूनी विधेयक संसद के दोनों में से संसद के एक पटल पर रखा जा सकता है। फिर है निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो देखिए, चंडीगढ़ है, दादरा और नगर हवेली है, लक्षद्वीप है, लेकिन क्या नहीं है? गोवा एक राज्य है, स्टेट है, ना कि केंद्र शासित प्रदेश। 12 अगस्त 1987 को संसद द्वारा पास किए गए एक्ट के अनुसार गोवा का भारत संघ का 25वां राज्य बना। गोवा को भारत संघ का 25वां राज्य बनाया गया था। कब? 12 अगस्त 1987 को संसद द्वारा पास किए गए एक्ट के अनुसार। तो ये एक्ट के अनुसार बना है। फिर है कि देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेज सकने का अधिकार किसके पास होता है? सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट के पास किसी भी न्यायालय में चल रहे, देश में किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेज सकने का जो अधिकार है वो है सुप्रीम कोर्ट के पास। सर्वोच्च न्यायालय के पास देश के न्यायालय संबंधित महत्वपूर्ण अधिकार होते हैं, ये व्याख्या थी। फिर किस पहले अध्यक्ष ने औपचारिक विग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की? तो ये है जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर भारत के ऐसे पहले अध्यक्ष थे औपचारिक विग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की थी। फिर है स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया, 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। तो दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी, उसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया था उनकी उम्र को देखकर। फिर 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बना दिया गया। फिर है 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण की? तो ये संविधान सभा ने, ठीक है, किसने? संविधान सभा ने। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य राष्ट्र को अंतरिम संसद के रूप में संविधान सभा ने सत्ता ग्रहण की। फिर है भारतीय संसद का सचिवालय संसदीय कार्य मंत्री के अधीन है। जो संसदीय कार्य मंत्री होते हैं इनके अधीन है भारतीय संसद का सचिवालय। भारतीय संसद का सचिवालय भारत के परिप्रेक्ष्य में संसदीय कार्य मंत्री का अधीन है। फिर है संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी, ठीक है, नेहरू थे। फिर भारत सरकार द्वारा वित्त विधेयक सदन में पेश किया जाता है। जो वित्त विधेयक है वो कहाँ पेश किया जाता है? तो लोकसभा में दोस्तों, ठीक है। भारत सरकार द्वारा वित्त विधेयक सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। 2009 में एक भी क्वेश्चन पॉलिटी से नहीं पूछे गए थे, ठीक है। फिर 2008 में कितने? तो 7 क्वेश्चन पूछे गए। जम्मू एवं कश्मीर का कश्मीर भारत का अभिन्न बना, मतलब अभिन्न अंग कब बना था? तो ये बना था 26 अक्टूबर 1947 को। जम्मू व कश्मीर 26 अक्टूबर 1947 को भारत का अभिन्न अंग बना। आज़ादी के समय यह भारत और पाकिस्तान किसी में भी शामिल नहीं हुआ, लेकिन बाद में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर पर आक्रमण करने के कारण कश्मीर का भारत में विलय हो गया। डेट याद रखना 26 अक्टूबर 1947। फिर भारत के संविधान में निर्धारित किए गए अनुसार लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है, तो ये हो सकती है 545, ठीक है। भारतीय संविधान में निर्धारित किए गए अनुसार लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 है। तो इसका राइट आंसर बी ना होकर क्या हो जाएगा? सी, 552 हो सकती है ना अधिकतम संख्या। फिर भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से किसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्य नहीं किया गया है? तो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, इसको मान्यता दी गई है दोस्तों। निर्वाचन आयोग ने नेशनल दल, राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी को, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को, लेकिन जो समाजवादी पार्टी है इसको राष्ट्रीय दल की मान्यता नहीं दी है। किसने? निर्वाचन आयोग ने। दोस्तों कुल 8 राष्ट्रीय दल हैं अभी हमारे भारत में वर्तमान में, ये 2021 की बात कर रहा हूँ मैं। 8 राष्ट्रीय दल हैं, ठीक है, जिनको निर्वाचन आयोग ने मान्यता दी है। तो भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा 7 राजनीतिक दलों, 7 नहीं अब 8 हो गए हैं, ठीक है, 8 दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई है, जो है बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस पार्टी।
भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। आप सभी को पता है जो संपत्ति का अधिकार था, इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया था और कहाँ जोड़ दिया गया है तो 300A में। ठीक है, व्याख्या पढ़ लीजिए। भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 31 में उपस्थित संपत्ति के मूल अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300A के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया है। फिर है अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की दो भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के सीटों को अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की दो भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के सीटों का राज्यों का मध्य आवंटन जनगणना के आधार पर है। तो इसका राइट आंसर है 1971। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर है। प्रति 10 लाख पर एक सीट दी जाती है दोस्तों। ठीक है, प्रति 10 लाख आबादी पर। 2007 में 5 क्वेश्चन पूछे गए थे और किस संविधान तो पहला है किस संशोधन विधेयक द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। तो आप सभी को पता है जो 42वां संविधान संशोधन विधेयक था, स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पर आर्टिकल 51A में 10 मूल मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। तो व्याख्या पढ़ लीजिए। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 51A के तहत 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। वर्तमान में इनकी संख्या 11 हो गई है और 11वां क्या है तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अभिभावकों द्वारा शिक्षा देने का कर्तव्य है। फिर है कथन अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। कथन है दोस्तों अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। कारण क्या है कि राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर होता है। तो इस दोस्तों ये कारण गलत है ना, संविधान के ऊपर तो कोई भी नहीं है, लेकिन कथन सही है। राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, उस पर महाभियोग लगता है। तो अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, लेकिन राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर नहीं होता है। संविधान का उल्लंघन करने के आरोप में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। ठीक है, फिर भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? तो ये किया है जी ऑस्टिन ने। दोस्तों जी ऑस्टिन ने कहा है भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद जी ऑस्टिन ने कहा है, जबकि केसी वियर ने इसे अर्धसंघी कहा है। जो केसी वियर थे उन्होंने अर्धसंघी कहा है और जी ऑस्टिन ने सहकारी संघवाद कहा है। फिर निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद से सुमेलित नहीं है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है भारत का सर्वोच्च न्यायालय सही सुमेलित है ये बताना है। ठीक है, तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट 124 में है दोस्तों, अभी आपने देखा था, और निर्वाचन आयोग 324 में है, तो बी सही हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग 315 में है और महाधिवक्ता अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये है आर्टिकल 76 में। ठीक है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो सही कौन सा हुआ? भारत का निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324 से 329 तक इसका वर्णन 324 से 329 तक इसका वर्णन किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। ठीक है, फिर 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी? तो बहुत बार पूछा गया। बलवंत राय मेहता कमेटी ने त्रिस्तरीय पंचायती राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी 1957 में। व्याख्या 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने सर्वप्रथम भारत के लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के नाम से त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी। उनकी सिफारिशों के आधार पर सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का शुभारंभ किया गया। दोस्तों 2005 में 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, अध्यक्षात्मक शासक का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो आप सभी को पता है अमेरिका, यूएसए में अध्यक्षात्मक प्रणाली को अपनाया गया है, जबकि हमारे भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। ठीक है, अपना जो देश है वो गणतंत्र देश है। व्याख्या अध्यक्षात्मक शासन का सर्वप्रथम उदय संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका अध्यक्षीय शासन प्रणाली का आदर्श उदाहरण है। अध्यक्षीय प्रणाली में एकल कार्यपालिका होती है। ऐसी प्रणाली में राष्ट्रपति एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है, जो विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया है? तो ये भी यूएसए में जन्म लिया है दोस्तों,
ऑप्शन नंबर बी। अमेरिका का संविधान 1787 में निर्मित किया गया था। कहा जाता है कि अमेरिका का संविधान विश्व का प्रथम लिखित संविधान है जिसका निर्माण फिलाडेल्फिया फिलाडेल्फिया सम्मेलन में किया गया था। फिर है संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो संसदीय ब्रिटेन में हुई थी दोस्तों, और यहीं से हमने लिया है संसदीय शासन प्रणाली को, ब्रिटेन के संविधान से लिया है भारत में। ब्रिटेन को संसदीय शासन प्रणाली का प्रणेता माना जाता है। संसदीय शासन प्रणाली में दोहरी कार्यपालिका का अस्तित्व होता है, नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। भारत भी संसदीय शासन प्रणाली का देश है। यहाँ पर भी देखिए नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति है और वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री है। 87वां क्वेश्चन है किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो ये किया गया है यूएसए में। यूएसए में दोस्तों दोहरी नागरिकता होती है, यानी कि एक तो देश की नागरिकता और दूसरी स्टेट की। तो दोहरी नागरिकता का सिद्धांत कहाँ है, कहाँ स्वीकार किया गया है? यूएसए में। संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय शासन व्यवस्था है। यहाँ संघ एवं राज्य दोनों स्तर पर नागरिकता का प्रावधान है, अर्थात यूएसए में अमेरिका के निवासी राष्ट्रीय नागरिकता का संबंधित राज्य जहां वह रहता है नागरिकता भी धारण करता है। तो जिस देश में रह रहा है वहां की नागरिकता और जिस राज्य में रहता है वहां की नागरिकता, दोहरी नागरिकता देते हैं कहां पर? यूएसए में। फिर है अपने भारत देश में दोस्तों एकल नागरिकता है, ठीक है। फिर है संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में होती है। संसदीय शासन में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद में निहित होती है, जबकि नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित होती है। फिर जिला कलेक्टर किस अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करते हैं? तो जो जिला कलेक्टर होते हैं वो संभागायुक्त के अधीन काम करते हैं। जिला कलेक्टर संभागायुक्त अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करते हैं तथा संभागायुक्त अधिकारी के माध्यम से राज्य सरकार के प्रति, जो संभागायुक्त अधिकारी होते हैं राज्य सरकार के प्रति उत्तरदायी होते हैं। 90वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं? तो ये है राज्यपाल, चुनाव आयुक्त, सुप्रीम कोर्ट का जज या लोकसभा का अध्यक्ष। तो आप सभी को पता है दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, और यह राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं। चुनाव आयुक्त, इसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन ये फ्री बॉडी है, स्वतंत्र बॉडी है, स्वतंत्र निकाय है। सुप्रीम कोर्ट का जज, इसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन ये फ्री बॉडी है, स्वतंत्र निकाय है। और लोकसभा का स्पीकर, तो लोकसभा का स्पीकर जो होता है ये तो मतलब कि सभा द्वारा ही चुना जाता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर एवं मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा करता है। अनुच्छेद 155 में ऐसा लिखा हुआ है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है तथा वह किसी भी समय अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देकर पदमुक्त हो सकता है। अनुच्छेद 324 के अनुसार निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति संसद की विधि के अनुसार करता है तथा वह 6 वर्ष और 65 वर्ष तक पद पर बना रहता है। उसे हटाने के लिए संसद द्वारा संकल्प पारित किया जाता है, जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए होता है। और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति 124 के तहत, आर्टिकल 124 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और वह 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले पूर्ण हो पद पर बना रहता है। अतः पदाधिकारी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर नहीं होते हैं। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर राज्यपाल काम करता है और वह कभी भी हटा सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति कभी भी हटा सकता है उसको। इस तरीके से दोस्तों हमने पिछले 15 साल के सभी पॉलिटी के क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, ठीक है दोस्तों। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और दोस्तों में शेयर जरूर करें। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।